Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite Field Marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गज़ा में अमन की नई सुबह का आगाज़ हो गया है। आलमी सरबराहान की सालसी में हमास और इजराइल के दरमियान गज़ा अमन मुआहदा तय पा गया है। गज़ा में जंग बंदी शुरू हो गई है। हमास ने पहले मरहले में 20 यरगमाली और 4 लाशें इजराइल के हवाले की हैं, जबकि इजराइल ने मुख्तलिफ जेलों में कैद तकरीबन 2000 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया है। गज़ा मुआहदे को मशरक़ वस्ता के अमन के लिए एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ मिस्र के शहर शर्म उल शेख में मुआहदे से मुतल्लिक़ आलमी सरबराही इजलास हुआ, जिसमें अमरीका, तुर्किया, मिस्र और कतर के सरबराहान ने गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं ने मुश्तरका गुफ्तगू की। सदर ट्रंप ने इसे दुनिया के लिए तारीखी लम्हा कहा और ये भी कहा कि ये सब दोस्त मुल्कों के ताउन से मुमकिन हुआ है। इस मुआहदे से मशरक़ वस्ता में अमन कायम होगा और हम मिलकर गज़ा में तामीर नौ करेंगे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और सैयद आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार देते हुए कहा कि आज वो यहाँ मौजूद नहीं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे, उन्हें अमन का अलमबरदार कहा और कहा कि सदर ट्रंप ने दुनिया में अमन कायम करके लाखों जिंदगियां बचाई हैं। पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद किया है, वो सबसे ज़्यादा अमन नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। इसी से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि एक तो सबसे पहले ये जो गज़ा अमन मुआहदा कितना देर पार मौसर साबित होगा और ये जो कोशिश की जा रही है ख़ासतौर पर अमन बहाल करने के लिए, ये मुआहदा भी ज़ाहिर है उसकी कड़ी है, तो मशरिक़ वस्ता के कॉन्टेक्स्ट में ये कितना इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है? अच्छा, दुआ देखिए, मुआहदे की हम काफ़ी अरसे से बात हो रही थी और जो इमीडिएट उसके समरात हैं वो तो उसके ऊपर तो सबको मेरे ख्याल में खुशी मनानी चाहिए कि जिस तरह से गज़ा में जेनोसाइड हो रहा था, जिस तरह से गज़ा को मलियामेट किया जा रहा था, जिस तरह से इजराइल जो है वो मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी दोनों को जो है उसको टेक ओवर करना चाह रहा था, जिस तरह से बातें हो रही थी कि गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनियों को जो है वो यहाँ से निकाल बाहर किया जाएगा, उनको दूसरे मुल्कों में धकेल दिया जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये एक मेरे ख्याल में ये खुशी की बात है, ये खुशाइन चीज़ है कि एटलीस्ट वो गज़ा के बासियों की, फ़लस्तीनियों की जो सफरिंग्स हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं वो जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गई हैं, ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक इस मुआहदे की बात की जाए तो देखिए, मुआहदे में आपने इजराइल की सिक्योरिटी को तो इंश्योर किया है। आपने कहा है कि जी ये जो पड़ोसी ममालिक हैं और बाकी जो गारंटर्स हैं वो इजराइल की सिक्योरिटी की गारंटी देंगे। अच्छा, इजराइल की सिक्योरिटी की गारंटी तो दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अभी रिसेंटली जो है वो सदर ट्रंप से ये कहा गया था कि क्या गारंटी है कि इजराइल दोबारा वो कुछ नहीं करेगा जो गज़ा के ऊपर उसने किया, तो उसके ऊपर उनका जवाब गोलमोल था। तो अगर आप इजराइल के लिए सिक्योरिटी की गारंटीज चाह रहे हैं तो इसी तरह की सिक्योरिटी की गारंटीज जो है वो गज़ा के लोगों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए भी होनी चाहिए थी, जो कि इस मुआहदे में नज़र नहीं आती। अच्छा, दूसरी बात यह कि क्या गारंटी है कि इजराइल जो है इस मुआहदे की पासदारी करेगा। अगर इजराइल रिसेंट पास्ट की हिस्ट्री उठा के देख ली जाए, ओस्लो का मुआहदा था, ओस्लो 1 था, ओस्लो 2 था, वो जो 93 और 95 में जो ओस्लो के मुआहदे हुए, क्या इजराइल ने उनकी पासदारी की? वहाँ पे भी ये बात की जा रही थी कि ये पीस प्रोसेस उसके बाद शुरू होगा, लेकिन वो पीस प्रोसेस जो था उसकी स्टिल बर्थ हुई, यानी वो उससे आगे बढ़ ही नहीं सका। अगर वो ओस्लो 1 की, ओस्लो 2 की, वो कैंप डेविड की, इन मुआहदों की वो जो है वो पासदारी नहीं करता, तो क्या जो है वो गारंटी है कि वो इस मुआहदे की पासदारी करेगा? देखें, बातें अपनी जगह पे होती हैं। अभी जो इस मुआहदे में ये कहा गया कि जी ये गज़ा से निकल जाएगा, वेस्ट बैंक में जो है
इफेक्टिवली तो वही कंट्रोल कर रहा था, वो वेस्ट बैंक को टेक ओवर नहीं करेगा। तो ये तो आलमी अदालत का फैसला है, ये तो उसमें कहा गया है कि अब इजराइल ने जो है वो जो यहूदी बस्तियां बन रही हैं वो जो है वो गैर कानूनी है, उनको ख़त्म करे और जो एरियाज जो वेस्ट बैंक के और गाजा के टेक ओवर किए हुए हैं उनको वो खाली करे। ये तो आलमी अदालत का जो है फैसला है। तो आपने उसमें इनके लिए क्या अचीव किया कि वो वहां से निकल जाए। फिर दूसरी बात ये की जा रही है कि जी सारे ममालिक जो है ये मिल के गाजा की जो है वो रीबिल्डिंग करेंगे, उसकी तामीर नौ करेंगे। अच्छा, बर्बादी कर दी इजराइल ने 60,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, इजराइल ने गाजा को मट्टी का ढेर बना दिया। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये मुसलमान मुल्क आके उसको रीबिल्ड करेंगे। यानी ये कैसा मुआहदा है इसकी, यानी और ये बार बार हमारे तरफ से भी, हमारे भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे ख्याल में पार्लियामान में खड़े होकर जब पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे थे उन्होंने ये कहा था कि जी ये वो वाला मुआहदा तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्यों? इजराइल जो है वो एक बदमाश हाथी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपके सामने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, आपके सामने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, आपके पास यूएन हो, उन सब की बातों को वो नहीं मानता, वो किसी चीज को नहीं मानता। तो वो क्या गारंटी है कि ये जो मुआहदा है इसके नतीजे में, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पायदार हल है वो दो रियासी हम जो है वो हल की बात करते हैं। क्या इस मुआहदे में दो रियासी हल की बात की गई है? किसी ने ये पूछा कि यहाँ पे ये तो उसके बाद की बात हो रही है कि जी ये उसके बाद फेजेस में जो है वो चीजें होंगी। तो और सबसे आखिर में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा कि देखें, हिटलर ने जो है वो जेनोसाइड किया था, आपने उसके जर्नैलों के, मरे हुए जर्नैलों के ऊपर आपने उनके ट्रायल किए। यहाँ पे यूएन की जो है वो रिपोर्ट आती है, यूएन के कमीशन ने कहा है कि यहाँ जेनोसाइड हुआ है, यहाँ नस्ल कुशी हुई है फलस्तीनियों की। आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह कहा है कि जी ये वहां पे वॉर क्राइम्स हुए हैं, वहां पे जंगी जराइम हुए हैं, वहां पे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुए हैं, इंसानियत के खिलाफ जो है जराइम हुए हैं। क्या इन सारे जराइम का क्या इजराइल को जो है वो इसके लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, या नेतन्याहू ने ये जो जराइम किए, ये इंसानियत के खिलाफ जो जराइम किए, जंगी जराइम किए, जेनोसाइड किया, क्या इसके लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है कि उसको वो कुछ दे दिया गया जो वो चाहता था? और विल ही गेट अवे विद दिस कि ये सारे जराइम करके वो जो है, तो इन अ वे मुझे ये लग रहा है कि ट्रंप ने जो है वो नेतन्याहू को बचा लिया उन सारे जराइम से जो इंटरनेशनल जराइम हैं उनसे। और इसका पायदार हल जब ही होगा जब आप इजराइल को जो है वो लगाम देंगे। तो इजराइल को लगाम देने की जो है वो बहुत जरूरत होगी यहाँ पे। ठीक जी, आमिर साहब साथ हैं हमारे? जी मैं साथ हूं। आमिर साहब, कितना देर पर और मौसर साबित होगा? जिस तरह नवीद साहब भी कह रहे हैं कि गारंटी क्या है, फिर जो इजराइल ने जुल्म ढाए उसका कौन हिसाब देगा? इजराइल की नेचर देखते हुए क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वो वाकई इस मुआहदे की पासदारी करेगा? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अलावा हल क्या है वो कोई बता दे। तारीख हमारे सामने है, इसराइल ने, अमेरिका ने हमेशा मिलकर गेम खेली और हमेशा उसे तोड़ा। लेकिन क्या हम सिर्फ इस बुनियाद पे अमन की तरफ जाने वाली किसी कोशिश से पीछे हट जाएं? जो नस्ल कुशी जारी थी, क्या हमने बातों से रोक लिया उसे, या पाकिस्तान में मुजाहिरों से रोक लिया, या जो सियासी जमातें बयानात दागती हैं उनसे हमने रोक लिया? नहीं। लेकिन अगर अमली तौर पे कोई कोशिश हो रही थी और उसमें पाकिस्तान का एक हिस्सा बनता नजर आया जिसमें हम शामिल हुए, तो क्यों हम पीछे हट जाएं उससे? हमारे वजीर आजम ने जिस तरीके से सदर ट्रंप की तारीफ की, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं उनके ऊपर तनकीद करने वाले कि बड़े खुशामदी हैं, फलाना है। भाई इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इंडिया की बैंड बजा रहे हैं मुसलसल सदर ट्रंप। जब जिक्र होता है छेड़ बना दी है 7 त्यारे गिराने की, तो हमें अपने दुश्मन के मुकाबले में किसको साथ लेके चलना है? क्या हम इंडिया के साथ चले जाएं, इसराइल के साथ चले जाएं, या हम वहां जाएं जहां फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का एक रास्ता बन रहा है? एतबार और बेतबारी हैसियत में इख्तियार तो आपके पास नहीं है ना। आप जो कुछ कर सकते हैं मजलूमों के लिए वो करना चाहिए। तो पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल को वो खड़े होकर दुनिया के सामने याद कर रहे हैं, सलाम भिजवा रहे हैं, वजीर आजम को मौका दे रहे हैं पोडियम पे आने का। क्या ये आज से 4-5 साल पहले, 3 साल पहले ये हमारी
थी कैफियत, हम अमेरिका के साथ बिल्कुल ताल्लुकात पे जीरो पे थे। 5 साल में सदर ट्रंप पहले हमें दोगला कह के गए जब अपना पहला टेन्योर था, और आज हमारी वो तारीफ में बिल्कुल रितबुल लिसान है। तो ऐसे मौके जो सिफारतकारी में पाकिस्तान को नुमाया करने का मौका मिले, फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाने का मौका मिले कि उनकी नस्ल कुशी रुके, मेरे ख्याल में इससे अच्छे नादिर मौके हमें नहीं मिले। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के UN साइडलाइन इजलास में था, वो वहाँ पे व्हाइट हाउस में था, या अब मिस्र में था। तो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल हम हर वक्त चढ़े रहते हैं अपनी हुकूमतों पे, अपने लोगों पे, हमारा एक वतीरा बन गया है। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि किस क़यादत से, किस तदब्बुर के साथ आप एक रास्ते पे आए हैं जिसमें फ़लस्तीनियों के लिए भी और पाकिस्तान के लिए अपने लिए कोई रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है हमें कोशिशों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बाकी वक्त बताएगा। ये मैंने भी कहा, सारी दुनिया कहती है इसराइल बेतबार है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, लेकिन अगर अमन की कोशिशों में जरा भी कामयाबी होती है, फ़लस्तीनियों को जिनको खुराक के लिए तरसा दिया गया था, वहाँ खाने पक रहे हों, वहाँ पे लोग खुशी मना रहे हों, तो उस खुशी में भी शरीक होना चाहिए। सही जी। आया साहब, वो आमिर कहा करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने गेट नंबर 4 पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो शहबाज शरीफ साहब के चाहने वालों को मुबारक हो कि ये कब्ज़ा अब बहुत दूर तक चला गया है। वो सिर्फ गेट नंबर 4 तक नहीं रहा, वाइट हाउस तक पहुंच गया है। जिस तरह से ट्रंप ने उनको वहाँ इनवाइट किया ख़िताब करने के लिए, फील्ड मार्शल कहा कि वो मेरे फेवरेट हैं, दुनिया का बेहतरीन, उनको फील्ड मार्शल करार दिया और उनसे कहा कि जाके इस्लाम भी देना मेरा, तो ये कोई छोटी चीज़ें थोड़ी हैं। और आप देखें ना, इतना मतलब इतने थोड़े अरसे में कब्ज़े को यहाँ से अमेरिका तक बढ़ा लेना, ये कोई और नहीं कर सकता। मैं ऐसे नहीं छोटा कायद कहा करता उन्हें, वो बड़े आदमी हैं, उन्होंने जो कर रहे हैं। बाकी ये मुआहदा बिल्कुल ठीक बात है, हम ज़ाहिर है बराह रास्त फ़रीक तो उस तरह से नहीं थे इसमें, अरब ममालिक बनते हैं बराह रास्त फ़रीक। इसके बावजूद अगर हमें मौका मिला तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए था, और हमने ज़ाया नहीं किया। और ट्रंप के साथ जिस तरह प्यार की पींगें आगे बढ़ रही हैं, और वो ज़ाहिर है एक उधर तो हसद और जलन की आग जली है इंडिया में, वो नरेंद्र मोदी को ताने दिए जा रहे हैं इस हवाले से कि भाई तुम किधर हो। वो माय बेस्ट फ्रेंड कहा करते थे, वो बेस्ट फ्रेंड आजकल कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। तो उस हिसाब से तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। लेकिन इजराइल पे बिल्कुल ठीक बात है, एतबार नहीं किया जा सकता। उसने आज भी फ़लस्तीनी शहीद किए हैं, क्योंकि जब आपने गारंटी सिर्फ ये दी कि इजराइल की हिफाजत करनी है और फ़लस्तीन की तो ज़ाहिर है उसमें उस तरह से है नहीं। इजराइल जब चाहेगा वो वहाँ फायरिंग भी करेगा, लोगों को शहीद भी करेगा। उससे आप देखें ट्रंप वहाँ खड़े होके ये बात कर रहे थे कि नेतन्याहू को जितना असला चाहिए था इसने जब मांगा, जिस असले का मुझे नहीं पता था वो भी दिया इसको। यानी कि वो एतराफ़ कर रहे हैं कि भाई ये मैं इसमें पूरा वो हिस्सेदार था, मैं सहूलतकार था, जितने फ़लस्तीनी शहीद हो रहे थे वो मैं इसराइल की मदद कर रहा था, उसमें सारा कुछ दे रहा था। इसके बावजूद बात वही है ना कि जब दुनिया का सबसे बड़ा थानेदार जब आपको तलब कर लेता है तो क्या आपके पास ऑप्शन होता है कि उसकी तलबी पे आप ना जाएं? आप नहीं जाएंगे तो जाहिर है वो आपको किसी और तरीके से उठवा लेगा या कुछ और करेगा आपके साथ। तो मेरा ख्याल है इज्जत इसी में थी कि जब थानेदार ने बुलाया और आपको वो रिस्पेक्ट भी दे रहा है। मतलब कम होता है ना कि थानेदार आपको कुर्सी पेश कर दे कि आए यार यहाँ बैठे, चाय वाय आपको पिला दे, वरना तो वो खड़ा रखता है वो थाने में बुला के आपको बेइज्जती करता है। तो इसलिए इस हवाले से तो आपकी अचीवमेंट है। और बाकी बिल्कुल ये फ्यूचर में पता चलेगा इजराइल किस हद तक इसकी पासदारी करेगा। और जाहिर है उसके पास बहाने तो रहेंगे ना, क्योंकि मेरी तो सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका दे रहा है और ये मुआहदा भी दे रहा है, तो फ़लस्तीन की सिक्योरिटी तो उस तरह से कोई वो गारंटी नहीं दे रहा। तो इसलिए वो जब चाहेगा कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए अब मुस्लिम ममालिक को भी ये मेरा ख्याल है वो जिस तरह से पहले बिल्कुल लेट जाया करते थे, जो जाहिर है बराह रास्त इसके फरीक हैं, अब उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खड़ा होना पड़ेगा। बाकी वो कहते हैं ना चाचू जिंदाबाद। सही जी। फैसल साहब, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसराइल जिस ताकत का जिस बेदरेक अंदाज में इस्तेमाल कर रहा था और उसकी राह में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी, फ़लस्तीन के अंदर भी
और दुनिया में भी। मतलब ये ठीक है आप इसका बाइकआउट कर लो, उसका बाइकआउट कर लो, मुजाहरे कर लो, जलसे जुलूस कर लो, इससे तो इसराइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ना। इसके अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि बस वहाँ के लोगों का भी जो ज़रूरत थी ना, जो लोग मर रहे थे, हमें यहाँ बैठ के इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो लोग किस कर्ब से, वहाँ फ़लस्तीनी जो लोग थे किस कर्ब से जो है ना गुजर रहे थे, किस तरह उनका जो है वो जो है ना कत्लेआम हो रहा था, वो भूख से जो है वो तड़प रहे थे, लेकिन इसराइल जो है एक बदमस्त हाथी की तरह जो है उनको जो है ना ढूंढ रहा था। तो जिस तरीके से भी हुआ, अच्छे अंदाज में हुआ, बुरे अंदाज में हुआ, बस इस वक्त तो एक ही रास्ता था कि इसराइल जो है वो वहाँ पे जो है वो कत्लो गारत गरी बंद कर दे, क्योंकि आप में तो दम नहीं था कि उसका गिरबान पकड़ लो, आप में तो दम नहीं था उसका ताकत से जो है मुकाबला कर लो, आप में तो ये भी दम नहीं था कि आप फ़लस्तीन के साथ जाके उनकी जो है वो मादी मदद कर लो, इखलाकी मदद कर लें। इखलाकी मदद तो आप मेरी कर लें, मैं आपकी कर लेता हूँ, उससे तो ना आपका पेट भरना है ना मेरा पेट भरना है। इखलाकी मदद से तो कुछ ये दिल के बिलावे की बातें, अखबार में बयान बड़ा अच्छा लगता है, हम इखलाकी तौर पर फलाने के साथ हैं, क्या करना भाई फ़लस्तीन के अवाम ने। उनको अमली मदद की ज़रूरत थी जो दुनिया और ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा उनको पहुँचाने में कतई तौर पे जो है ना वो नाकाम रही। ये ठीक है, अब इस हालात में तो आप मेहरबानी कह सकते हैं ट्रम्प साहब की कि उन्होंने भाई जिस तरह भी मायदा करवाया जंग रुकवा दी, वहाँ लोगों का जो है वो कत्लेआम जो है बंद हो गया, वहाँ पे जो है गज़ा के जो रास्ते बंद हुए थे उनको जो है अल्लाह ताला से उम्मीद करनी चाहिए कि वो रास्ता जो है वो खुल जाएगा। जो कैदी थे वो रहा होना शुरू हो गए, उनकी वीडियोस जो है बाहर आ रही हैं। तो अब इसके अलावा आपके पास हल क्या था, ऑप्शन क्या था? इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं था आपके पास, तो यही ऑप्शन था। तो इस मायदे पे तनकीद तो आप इसको जब इसके इखलाकी मेयारात का आप वेट करें, उसका कोई तकाबली जायज़ा लें कि जब आप भी चीज़ों को बराबरी की सतह पे देख रहे हो जी, जब आप में भी कुछ करने का दम हो या कुछ कर रहे हो, जब कुछ कर ही नहीं रहते तो बस जैसा भी मायदा हुआ जंग बंद हो गई, बस ठीक है, बस शुक्र अदा करें, बाकी जो लोग जिंदा बच गए वो जिंदा बच गए, वरना वो भी मार दिए जाते तो हम और आपने क्या कर लेना था, 2-4 बाइकआउट करवा देते, इसका बाइकआउट कर दो, उसका बाइकआउट कर दो, इतवार के दिन एहतजाजी मुजाहरा हो जाना था, और इसके अलावा हम और क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं जो है नहीं कर पा रहे थे। नहीं, जुमे को भी कर सकते ये करना नहीं चाह रहे थे, एहतजाज भाई यही कर रहे थे ना। बाकी जो शहबाज शरीफ की बात हो रही है, तो इस एक ही बस मैं कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो शहबाज शरीफ साहब से सीखें, वरना वो काफ़ी वो नुकसान उठाएंगे, अभी भी उठाया उन्होंने, तो बेहतर है कुछ सीखें उनसे कि चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। सही जी इलियास साहब, देखिए इसमें ये गेट 4 तो एक सानवी बात है, सारे गेट ही बंद हो जाएंगे उनके लिए वरना। सही है। देखिए सबसे बड़ी बात है जो उधर की आवाम को, जो फ़लस्तीन की गज़ा की आवाम को जो रिलीफ मिला है इसमें, क्योंकि जंग बंदी मुसलसल जारी थी और उसमें वो रोज़ किसी ना हर वक्त उन पर, यानी कि आप देख लें बमबारी, उनके कत्लेआम किया जा रहा था, शहीद किया जा रहा था लोगों को। किसी ने आज तक, यानी बातें कर रहे, सब कर रहे थे, लेकिन यह पहली दफ़ा कोई ऐसा हुआ है कि लोग उधर सुकून मिला, उधर उनकी जानें बची, उनको खाने को कुछ मिला। इतना है कि आप देख लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर 90% उधर का तबाह हो चुका हुआ है, तो किस तरह वो लोग गुजारा करें, किस तरह? कोई सिर्फ बातें करते थे, कोई उधर यानी कि जाके इमदाद डायरेक्टली नहीं कर सकता था, हॉस्पिटल भी नहीं थे उधर। आप देखें उस वक्त आप जो पाकिस्तान को एक मौका मिला, पाकिस्तान ने उसको वेल किया, बिल्कुल बड़ी आलमी ताकतों के साथ, अमेरिका के साथ जाके मिल के जो भी हुआ, और पाकिस्तान ने जो अपना एक मुकाम बनाया दुनिया में, ये बड़ी एक कामयाबी है। उस कामयाबी के साथ पाकिस्तान ने अपना जो भी यूज़ किया गज़ा के लिए, जो भी अपना भरपूर तरीके से जो भी हरबा इस्तेमाल किया, इसका बिल्कुल काफ़ी बेहतर है कि इसे कि ना होने से कुछ होना बेहतर है। और पाकिस्तान ने जो भी किया है इस वक्त, जिस उन्होंने माना है जिस तरह भी, लेकिन वो बात जो बिल्कुल ठीक है कि ये जो मुआहदा हुआ वो तो जो इसराइल ने पहले भी नहीं माने और अब भी नहीं मानने का, और वो देखें बिल्कुल इस अपना जो क्या कहते हैं अपनी जारियत को जारी रखेगा उधर, और उसने कुछ नहीं, उसने ये बात नहीं मानी। और देखें सब जाके मिलके, या तो इसके लिए मुआहदे के लिए फिर ये डट जाते, सारे मिलके कहते कि हम अपनी फोर्सेस लगाएंगे उधर, और ये डेवलपमेंट का ये सारे एक्सपेंडिचर जो असला देता रहा अमेरिका और इसराइल दे, तो वो ये मामला हल होते हैं कि बजाय नज़र नहीं आ रहे थे। तो इसलिए इन्होंने चाहा कि जो बेहतर हो सके उस ऑप्शन को अडॉप्ट किया है। ठीक है जी, पॉइंट आपका
सवाल, गजा अमन मुआहदा कितना देर पर मौसर साबित होगा, राय आप जानिए एक्सपर्ट्स की। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी का मामला, PTI को कानूनी महाज पर बड़ी कामयाबी मिली। हम सवाल ये उठा रहे हैं, क्या सुहेल आफरीदी की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर हो गई? राय लेंगे ब्रेक के बाद। कि इलेक्शन का प्रोसेस कानून और आइन के मुताबिक हुआ। सबने देखा जो आइन की और कानून की जो रूल्स की जो प्रोसीजर्स थी वो तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट की गए और जो भी आइन हमें इजाजत देगी उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुंचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इलेक्शन में अपोजिशन जमातें अपने दुरुस्त पत्ते खेलने में नाकाम हो गई हैं। पार्लिमानी महाज के बाद कानूनी महाज पर भी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ गया। आज पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी के हवाले से बड़ा फैसला दिया है और गवर्नर को यह हुक्म दिया है कि कल 4 बजे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ ले। अगर गवर्नर ने हल्फ ना लिया तो उसी ही दिन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हल्फ लेंगे। तो शदीद मुखालफत के बावजूद सुहेल आफरीदी कल बाज़ाब्ता तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन जाएंगे। मगर इस वक्त 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ 9 मई समेत मुकदमा दर्ज हैं। इनमें से एक मुकदमा पेशावर में जबकि 6 मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हैं और ये केसेस अदालतों में भी ज़ेर समात हैं। इसी से मुतालिक सवाल आया सब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब कानूनी महाज पर जो हल्फ बर्दारी का मामला था उसमें तो बड़ी कामयाबी मिली। आप समझते हैं कि तमाम जो रुकावटें हैं उनके राह में 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की अब वो दूर हो गई हैं? बिल्कुल दूर हो गई। एक ही रुकावट हो सकती थी कि उनके अरकान तोड़ लिए जाते, जो कि वो आज़ाद करार दे के वो एक कोशिश भी की गई और फिर ये तासुर भी दिया गया कि शायद उनके साथ अक्सरियत नहीं होगी। लेकिन जब अक्सरियत आ गई, उनका कोई रुकन नहीं टूटा, तो उसके बाद तो रुकावट बनती नहीं थी। अलबत्ता फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं उनको ये मुबारकबाद दी जा सकती है कि उन्होंने हल्फ बर्दारी 3 दिन लेट करा दी। आज मैं देख रहा था जब वो कराची में तकरीब हो रही थी और बिलावल साहब भी कह रहे थे कि आपको तो KP में होना चाहिए था, आपकी एक कानूनी जिम्मेदारी आपने वो पूरी करनी है। और फिर उन्होंने भी यही फरमाया कि जी मैंने कब कहा है कि मैं हल्फ नहीं लूँगा। हालांकि वो उनका मौक़िफ़ ये था कि मैं इस्तीफ़े का जायज़ा लूँगा, जी जी ये ठीक है तो उसके बाद फैसला करूँगा या वापस भेजूँगा। और पहला इस्तीफ़ा जब गया वो उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि मेरे पास आया है। उसके बाद फिर दूसरा जब ये KP असम्बली ने ये फैसला किया, PTI की उस वहाँ के जमात ने कि हम नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ, और उसके बाद फिर समझ आ गई, लेकिन देर से समझ आई। पीपल्स पार्टी कुछ चीज़ों पे कुछ मैच ऐसे होते हैं दुआ जो आपको लड़ने से पहले पता होता है हार जाएंगे हम, इसलिए वो मैचेस नहीं खेलने चाहिए। वो पहले कह देना चाहिए कि यार बस बराबरी ते छुट जाओ, असी लोड़ नहीं ताड़ नाल मैच खेलन दी। ये पीपल्स पार्टी बिला वजह अपने आप को एक जमहूरी पार्टी कहलाने वाली पार्टी बर्बाद कर रही है खुद को इस तरह की हरकतें करके। उम्मीद है कि इससे सबक मिल गया होगा, सबक मिल गया होगा। जी फैसल साहब, देखिए बात यह है कि कोशिश तो पूरी की, बाकायदा मुहिम भी चलाई, माहौल भी बनाने की कोशिश की, प्लानिंग की कि भाई किसी तरह वो जो है वो हल्फ नहीं उठा सके। ये भी कहा गया कि दहशतगर्द हुकूमती सतह से वीडियो सामने आई हुकूमती कि भाई ये तो दहशतगर्दों के साथ ही हैं। बहरहाल वो उन्होंने जो है वो हल्फ उठा लिया है, वज़ीर आला वो हल्फ उठा लेंगे, वज़ीर आला वो बन जाएंगे। उसके बाद हुकूमत इनके साथ क्या रवैया रखती है और ये हुकूमत के साथ जो है वो क्या रवैया रखते हैं वफाकी हुकूमत के साथ, ये बहरहाल जो है वो देखना होगा। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे वाज़ेह तौर पे महसूस हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो है एक नया सियासी तनाव जो है वो पैदा होने जा रहा है। वो लेकिन वो तनाव जो है वो किस हद तक होगा, उसकी शिद्दत कितनी होगी, इस पर कुछ कहना जो है वो अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन हुकूमत के लिए जो है वो उसको इस हवाले से अपनी तैयारियाँ मुकम्मल रखनी चाहिए। तहरीक इंसाफ जो है इनको लाने का मकसद ही है एक नई सियासी तहरीक शुरू करना। सही जी इलियास साहब, देखिए जी गवर्नमेंट को जो है वफाक और क्या कहते हैं उनको इस बारे में था कि वो उधर पोजीशन में है, उनको था कि वो गवर्नमेंट चेंज कर लेंगे, उनके लिए बड़ा एक अच्छा मौका था, उन्होंने भरपूर कोशिश की। अब फिर इस तरह के रोड़े अटकाना वो मुनासिब नहीं है कि जी डिले करना, वो लें उनका, क्योंकि अगर देख रहे हैं शिकस्त हुई है इनको, ये समझ रहे थे कि ये शायद चेंज कर लें इलेक्शन कमीशन को, ये सब तमाम सिस्टम को एक हुई है कि उनके अक्सरियत नहीं तोड़ सके।
उधर PTI की अक्सरियत थी, उधर रही है। तो अब ये इनको नहीं चाहिए कि इस सिस्टम में तो उसको डिले करें, इस तरह करें। इस तरह मामलात करेंगे तो उस तरह बदमज़गी पैदा होगी और दीगर डिले शुरू होगा, क्योंकि पंजाब में भी इसी तरह सूरत हाल रही। और इस तरह करने के बावजूद क्या हुआ, जो सूरत हाल थी वो कंट्रोल कर वही हुआ। अब उधर भी है कि KP में अगर चल रहा है, सिस्टम ठीक चल रहा है, तो इसको बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम को चलना चाहिए। सिस्टम को जितना रोकेंगे उतना नुकसान होगा, क्योंकि इस तरह आपस में जो है आपस में जो लड़ाई बढ़ेगी तो ज़ाहिर है ये चलाने के लिए वाकई एक मसला था कि उन्होंने चाहा कि अगर एक CM चेंज हुआ तो दूसरा वो कोई ऐसा CM है जो गवर्नमेंट के साथ, वफाक के साथ, ना इनके साथ चल सके। और उन्होंने कोशिश की कि अपनी गवर्नमेंट कायम कर सकें, लेकिन अपोजिशन नहीं कामयाब हो सकी। इसमें बड़े बड़े लोग हैं जिनको जो नहीं कामयाब हो सके, वो फिर उनकी रह गई इस वक्त। ठीक ठीक जी, क्विकली ब्रेक, वापस आएंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आबिद साहब, अब ये जो पहली बड़ी कामयाबी मिली है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी हल्फ उठा सकेंगे। आपको लगता है कि दीगर मसाइल जो तमाम रुकावटें हैं वो भी अब दूर हो गई हैं, ख़ास तौर पर जो मामलात मुकदमात के हवाले से 9 मई का मामला भी है ज़ेर बहस? जी आमिर साहब। जी हाँ जी, अच्छा देखिए, ये जो रुकावट दूर होनी थी ये होनी थी जब आइन में शामिल कर लिया गया था 26वीं तरमीम में, जिसका फायदा पहले मखसूस नशिस्तों पे गवर्नर ने ओथ ले लिया था जब स्पीकर नहीं ले रहे थे। तो अल्टीमेटली ये होना ही था। कल जब मैं कह रहा था होश के नाखून ने दोनों साइड, तो समझना चाहिए जब अदालत ने अब वो ज़ाहिर आइन के अंदर एक आर्टिकल मौजूद है, उसके मुताबिक एक हुक्म दिया, फैसला लिया और अब उस पर सही। आमिर साहब, आपकी ऑडियो इशू आ रहा है तो जी नवीद साहब यही सवाल आपसे। अच्छा दुआ, देखें कल भी हमने कहा था कि ये आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे ये जो कुछ भी कर रहे थे ये गलत हो रहा था कि विल ऑफ द पीपल को जो है उसको बदलने की कोशिश कर रहे थे कि KP के अवाम जो है वो किसी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हमें नहीं काबिल कबूल, और वो मुसल्लत करना चाह रहे हैं। तो वो तो हर तरीके से गलत था और होना यही था, जैसे आमिर साहब ने कहा कि होना यही था, क्योंकि हर तरीके से ये गलत था। इन दी प्रोसेस हुआ क्या? इन दी प्रोसेस ये हुआ कि वो जो जमहूरियत के अलमबरदार, वो जो हमेशा से 73 के आइन के तनाजुर में बात किया करते थे, वो जो हमेशा जो है अपने आप को उसका सियासी वारिस कहते थे जिसने मुल्क को 73 का आइन दिया, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल को जो है वो सबके सामने ले आए कि आइंदा वो किस मुंह से जो है वो जमहूरियत की बात करेंगे, जमहूरी अक़दार की बात करेंगे या जमहूरी अदारों की बात करेंगे। तो इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ कि PTI ने ये साबित कर दिया कि वो विल ऑफ द पीपल ये थी कि KP के अवाम ने PTI को वोट दिया है और वो अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ जो है, कहा गया कि जी ये नहीं है कबूल, बार बार गवर्नमेंट के मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया कि जी नहीं है कबूल, लेकिन उन्होंने कहा कि जी यही चीफ मिनिस्टर बनेगा और उसको फाइनली चीफ मिनिस्टर बना दिया। और ये जमहूरी पार्टियां, ये जमहूरियत के अलमबरदार अपने सबके सामने एक्सपोज होकर रह गए। सही जी, बिल्कुल आपका पॉइंट। बुनियादी सवाल, कानूनी महाज पर पहली बड़ी कामयाबी मिली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को। क्या सुहेल आफरीदी की राह में जो तमाम हायल रुकावटें हैं वो दूर हो गई हैं? राय आपने एक्सपर्ट्स की जान ली है। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।